आप सभी का स्वागत है। हम उपेंद्र नाथ अष्ट की जो एकांकी है तोलिए वो पढ़ रहे थे। पार्ट 1 में जहां हमने छोड़ा था वहीं अब हम पार्ट 2 से प्रारंभ करते हैं। पलंग पर मधु लिहाफ घुटनों पर लिए दीवार के सहारे अन्य मनस्क सी आधी बैठी आधी लेटी है। कुछ क्षण बाद वह कैलेंडर की ओर देखती है। उसकी दृष्टि का अनुसरण करते ही मालूम होता है कि जनवरी का महीना है और नया साल चढ़ गया है, जिसका मतलब यह है कि मधु को हम 2 महीने बाद देख रहे हैं, क्योंकि पार्ट 1 में जब हमने पढ़ा था तो उसमें नवंबर का महीना था। बाहर का दरवाज़ा खुला है और तीखी हवा अंदर आ रही है। लिहाफ को कंधों तक खींचते हुए मधु नौकरानी को आवाज़ देती है, मंगला मंगला। लेकिन आवाज़ इतनी हल्की है कि शायद मंगला तक नहीं जाती। मधु रजाई लेकर लेट सी जाती है। कुछ क्षण बाद मंगला स्वयं ही आती है। मंगला, बीबी जी, यहाँ आप उदास उदास क्यों है? मधु लेटे लेटे जरा सिर उठाकर, मंगला यह किवाड़ बंद कर दो, बर्फ सी हवा अंदर आ रही है। मंगला कहती है, किवाड़ बंद करते हुए, मेरी बात का उत्तर नहीं दिया आपने बीबी जी। मधु कहती है, यूँ ही कुछ तबीयत उदास है मंगला। मंगला कहती है, कोई पत्र आया बाबूजी का? मधु, आया था, शायद आज कल में आ जाएं। मंगला कहती है, तो फिर? मधु कहती है विषाद से हंसकर, तबीयत कुछ भारी भारी सी है, शायद सर्दी के कारण। दरवाजे पर दस्तक होती है। मधु, जरा उठकर, कौन? सुरो, बाहर से। दरवाज़ा तो खोलो। मधु बैठकर, मंगला जरा किवाड़ खोलना। मंगला दरवाज़ा खोलती है। सुरो और चिंती आती है, जो कि मधु की सहेलियां हैं। मधु रजाई परे करके, अरे सुरो, चिंती, तुम यहाँ कैसे? सुरो कहती है, आज ही सवेरे यहाँ उतरी हूँ। चिंती, माताजी प्रयाग जा रही है। माताजी प्रयाग जा रही थी। सरिता बहन का ख्याल था कि दिल्ली भी देखते चले। मधु, ठहरी कहाँ हो? चिंती, कनॉट पैलेस में मलिक चाचा जी के यहाँ। देर से उनका अनुरोध था कि दिल्ली आए तो। मधु, और मुझे पत्र तक नहीं लिखा। इतने दिनों से मैं कह रही थी कि दिल्ली आओ तो। सुरो, सबसे पहले तुम्ही से मिलने आई है। माताजी कहती थी कुतुब मीनार। चिंती कहती है, मैंने कहा कुतुब मीनार एक तरफ और मधु बहन एक तरफ। मधु कह लगाती है। सुरो, और फिर 2 घंटे से मारी मारी फिर रही है तुम्हारी तलाश में। मधु कहती है, लेकिन पता तो मेरा। चिंती, सुरो बहन भूल गई, इन्होंने तांगे वाले को भैरव मंदिर चलने के लिए कह दिया। मधु आश्चर्य से, भैरव के मंदिर? चिंती, और तांगे वाले ले गए सब्जी मंडी, कहीं 30 हजारी के गिरजे के पास। मधु गिरजे के पास जोर से कहा लगाती है। फिर चिंती कहती है अपनी बात जारी रखते हुए, तब इन्हें ख्याल आया कि मंदिर तो हनुमान का है। फिर नई दिल्ली वापस आई। मधु फिर जोर से हंसती है। सुरो, और तब पता चला कि हम लोग तो जो ही परेशान होते रहे, घर तो तुम्हारा पास ही था। मधु, तुम लोग भी? मैं कहती हूँ। जोर से हंस पड़ती है। सुरो कहती है, ये इतना हंसना तुम कहाँ से सीख गई? तुम तो जन्म की सीढ़ी थी, यानी बिल्कुल भी नहीं हंसती थी। चिंती, भाई साहब ने सिखा दिया, इतने जोर से कहे लगाना। कहाँ है वे? मधु कहती है, बनारस गए हुए हैं 2 महीने से। वहाँ की फर्म का मैनेजर बीमार पड़ गया था, शायद आज कल में आ जाए। चिंती, अच्छे तो हैं। मधु कहती है, अच्छे हैं, मौज में हैं, लेकिन तुम खड़ी क्यों हो? इधर आ जाओ बिस्तर पर। नौकरानी को आवाज़ देती है, मंगला मंगला। सुरो और चिंती कुर्सियों पर बैठने लगती है। मधु, अरे कुर्सियाँ छोड़ो, बस चली आओ इधर। पलंग पर बैठते हैं लिहाफ लेकर। सुरो, लेकिन मेरे पाँव, हंसकर, और मैं धो नहीं सकती इन्हें। मधु, अरे क्या हुआ है तुम्हारे पाँव को? जुराबें तो पहन रखी है तुमने। चिंती, पर तुम्हारा बिस्तर? मधु कहती है, कुछ नहीं होता बिस्तर को, मेरे बिस्तर का ख्याल छोड़ो, बस चली आओ इधर। यह किवाड़ बंद कर दो, बर्फ सी हवा अंदर आ रही है। मंगला आती है। मंगला कहती है, आपने आवाज़ दी थी बीबी जी। मधु कहती है, मंगला चाय बनाकर लाओ।
चिंती किवाड़ बंद कर देती है। तीनों घुटनों पर लिहाफ लेकर आराम से बिस्तर पर बैठ जाती है। सुरो, पुष्पा की शादी हो रही है अगले महीने। मधु चौंक कर खुशी से लेफ्टिनेंट वीरेंद्र के साथ। चिंती कहती है, वह लम सलम्मा लमटीक सा आदमी, जोर की हवा चले तो उड़ता चला जाए। मैं तो सोचती हूँ कि उसे पुष्पा जैसी मोटी मुटल्लों से प्रेम भी हुआ तो कैसे। मधु, और मैं इस बात पर हैरान हूँ कि पुष्पा उसे पसंद ही कैसे करती है। चेहरे पर तो उसके मनहूसियत बरसती रहती है और मालूम होता है जैसे। चिंती कहती है, वर्षों स्नान गृह का मुँह न देखा हो। इस तरह तीनों सहेलियाँ आपस में बातें कर रही है। सब हंसती है। मंगला चाय की ट्रे लाती है। मंगला, कहाँ लगाऊं चाय बीबी जी? मधु कहती है, वहाँ मेज़ पर रख दो और एक एक प्याला बनाकर हमें दो। यह तिपाही सरका कर इस पर बिस्कुट रख दो। सुरो आश्चर्य से मधु कहती है, अरे उठकर कहाँ जाओगी? यहीं बैठी रहो। इस गर्म बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाने में आ चुका चाय का मज़ा। चिंती कहती है, उठने को प्रयास करते हुए हल्के से क्रोध से। मधु कहती है, हटाओ भी, अब बैठी रहो यहीं। चिंती व्यंग्य से, तो विवाह के बाद रानी मधुमालती ने अपने सब सिद्धांत बदल डाले हैं। अब डाइनिंग टेबल के बदले बिस्तर पर ही चाय पीती है और बिस्तर पर ही खाना भी नोश फरमाती है। सुरो कहती है, कहाँ तो यह कि पानी का गिलास भी पीना हो तो डाइनिंग रूम की ओर भागती और कहाँ यह की। मधु, अरे क्या रखा है इस तकल्लुफ में? सच कहो, इस समय किसका जी चाहता है कि इस नर्म बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाए? लो बिस्किट लो और चाय का प्याला उठाओ, ठंडी हो रही है। सब चाय के प्याले उठा लेती है और चाय पीते पीते बातें करती है। सुरो कहती है, मैं पूछती हूँ, अगर चाय बिस्तर पर गिर जाए मधु तो क्या हुआ? चादर धुलवाई जा सकती है और फिर किसी दिन सहसा पेश आने वाली दुर्घटना के भय से कोई अपने रोज के सुख आराम को तो नहीं छोड़ देता। सुरो कहती है, सुख आराम? व्यंग्य से हंसती है, तुम बिस्तर पर चाय पीने का बहुत बड़ा सुख समझती हो। फिर हंसती है। चिंती, और फिर सभ्यता संस्कृति? मधु कहती है, मानव की आधारभूत भावनाओं पर नित्य नए दिन चढ़ते चले जाने वाले पर्दों का नाम ही तो संस्कृति है। सोसाइटी के एक वर्ग के लिए दूसरा वर्ग सदैव असभ्य और असंस्कृत रहेगा। फिर कहाँ तक आदमी सभ्यता और संस्कृति के पीछे भागे। सुरो कहती है, यह तुम क्या कह रही हो? क्या तुम चाहती हो कि इतना कुछ सीख समझकर मनुष्य फिर पहले की भांति बर्बर बन जाए? मधु, नहीं, बर्बर बनने की क्या ज़रूरत है। मनुष्य सीमाओं को छूता हुआ क्यों चले, मध्य का मार्ग क्यों न अपनाए? न इतना खुले कि बर्बर दिखाई दे, न इतना बंधे कि सनकी। महात्मा बुद्ध ने कहा था। सुरो हंसकर, महात्मा बुद्ध, तुम्हें हो क्या गया है? सदियों पुराने गले सड़े विचारों को तुम आज की सभ्यता पर लादना चाहती हो। चिंती कहती है, मनुष्य हर घड़ी हर पल प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज के सिद्धांत कल काम न देंगे और कल के परसों। बर्नार्ड शॉ। मधु व्यंग्य से हंसकर, बर्नार्ड शॉ? हटाओ, क्या बेमज़ा बहस ले बैठी हो। मंगला चाय का एक एक कप और बनाओ। चिंती, बस भाई, अब तो चलेंगे, इतनी देर हो गई हमें यहाँ आए। मंगला, हाथ धुला दो हमारे। मधु, अरे भाई, एक एक प्याला तो और लो। सुरो, नहीं मधु, अब चलेंगे, वहाँ सब लोग परेशान हो रहे होंगे। हमने कहा था हम केवल मधु का घर देखने जा रहे हैं, 1 आध घंटे में लौट आएंगे और यहाँ आते 2 घंटे लग गए। चिंती कहती है, स्नान गृह किधर है? हम वहीं हाथ धो आते हैं। मधु कहती है, अरे क्या धोगी इस सर्दी में हाथ? सुरो, नहीं भाई, हाथ तो हम ज़रूर धोएंगे, चिप कर रहे हैं। मधु, तो मरो। मंगला, इनके हाथ धुलवा दो। सुरो, बाथरूम? मधु, अरे बाथरूम में जाकर क्या करूँगी, इधर बरामदे में ही धो लो, किवाड़ खोलकर। सुरो और चिंती हाथ धोती है। मधु चुपचाप अपने प्याले की शेष चाय पीती है। सुरो गीले हाथ लिए वापस आकर, तौलिया कहाँ है? मधु, तौलिया नहीं दे गई मंगला। अच्छा, वह ले लो जो खूंटी पर टंगा है। सुरो क्रोध से, मधु तुम भली भांति जानती हो। मधु, मंगला, इन्हें अंदर से एक धुला तौलिया ला दो।
चिंती भी गीले हाथ लिए आ जाती है। मंगला तौलिए ले आती है और दोनों हाथ पोंछती है। मधु कहती है, मैं कहती थी अभी कुछ देर बैठती। चिंती, नहीं भाई, अब कल आने का प्रयास करेंगी। हाथ पोंछकर तौलिया कुर्सी की पीठ पर रख देती है। मधु, प्रयास नहीं, जरूर आना, भूलना नहीं, और खाना भी यहीं खाना। सुरो, हाँ हाँ अवश्य आएंगी। मधु उठने का प्रयास करती है। अब उठने का तकल्लुफ़ न करो, बैठी रहो अपने गर्म लिहाफ में। दरवाज़ा हम बंद किए जाती है। बर्फ़ सी हवा अंदर आ रही है। हंसती हुई दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। मधु, मुझे एक प्याला और बना दो मंगला। मंगला कहती है, प्याला बनाकर देते हुए, ये कौन थी बीबी जी? मधु कहती है, मेरी सहेलियाँ थी। कॉलेज में हम साथ साथ पढ़ती थी और हॉस्टल में भी साथ साथ रहती थी। कुछ क्षण चुपचाप चाय पीती है। फिर मंगला कहती है, जी बीबी जी। मधु कहती है, मंगला जरा मेरी ओर देखकर बता तो, क्या मैं सचमुच बदल गई हूँ? मंगला चुप रहती है। मधु, जैसे अपने आप से, मेरी सहेलियाँ कहती हैं मैं बदल गई हूँ। पड़ोसी ने भी यही कहती है। मेरी ओर जरा देखकर बता तो मंगला, क्या मैं वास्तव में बदल चुकी हूँ? मंगला कहती है, मैं तो आठों पहर आपके पास रहती हूँ बीबी जी, मैं क्या जानूँ? मधु अपनी बात जारी रखते हुए, मेरी आंखों में देखकर बता मंगला, क्या ये बदल सकी हैं? इनमें घृणा की झलक तो नहीं? आश्चर्य से घृणा? मधु कहती है, मेरे व्यवहार में तकल्लुफ़ और बनावट तो नहीं? मंगला उसी आश्चर्य से, बनावट, तकल्लुफ़? मधु, तकल्लुफ़, बनावट, नफ़रत, तीनों को मैं अपने दिल से निकाल देना चाहती हूँ। जैसे अपने आप से 2 महीने पहले वे इसी बात पर मुझसे लड़कर चले गए थे। मंगला, क्या कह रही है बीबी जी आप? बाबूजी तो? मधु शून्य में देखते हुए, उनका क्रोध अभी तक नहीं उतरा। इन 2 महीनों में उन्होंने मुझे एक पत्र भी नहीं लिखा। मंगला कहती है, एक पत्र भी नहीं लिखा? लेकिन मधु व्यंग्य से, मैं कुशल से हूँ, अपनी कुशल का पता देना, या मैनेजर बीमार है, जो ही स्वस्थ हुए चला आऊँगा। इन्हें तुम पत्र लिखना कहती हो? वे मुझसे नाराज है, उनका ख्याल है कि मैं उनसे घृणा करती हूँ। मंगला कुछ भी समझने में असफल होते हुए, घृणा घृणा? मधु कहती है, यदि मैं बचपन ही से ऐसे वातावरण में पली हूँ जहाँ सफाई और सलीके का बेहद ख्याल रखा जाता है, तो इसमें मेरा क्या दोष? वे सफाई और व्यवस्था की मेरी इच्छा को घृणा बताते हैं। मैं बहुतेरा यत्न करती हूँ कि इस सब सफाई वफाई को छोड़ दूँ, इन तकल्लुफ़ात को तिलांजलि दे दूँ, पर अपने इस प्रयास में मैं कभी कभी मुझे अपने आप से घृणा होने लगती है। बचपन से जो संस्कार मैंने पाए हैं, उनसे मुक्ति पाना मेरे लिए उतना आसान नहीं, अचानक दृढ़ता से, पर नहीं। मैं इन सब वहमों को छोड़ दूंगी, पुरानी आदतों से छुटकारा पा लूँगी। वे समझते हैं मैं उनसे नफरत करती हूँ। मंगला कहती है, आप क्या कह रही हैं बीबी जी? मधु कहती है, वे समझते हैं मैं उनसे, उनके स्वभाव से, उनके वातावरण से, उनकी हर बात से घृणा करती हूँ और सिसकने लगती है। मैंने इन 2 महीनों में अपने आप को बदल डाला है, अपने आप को बिल्कुल बदल डाला है। दरवाज़ा अचानक खुलता है और बसंत प्रवेश करता है। बसंत, हेलो मधु, क्या हालचाल है जनाब के? मंगला से, मंगला तांगे से सामान उतरवाओ और जेब से पैसे निकालते हुए, और यह लो 1.5 रुपया, तांगे वाले को दे दो। मंगला पैसे लेकर चली जाती है। वसंत कहता है, फिर मधु के पास आते हुए, कहो भाई क्या हाल चाल है? यह सूरत कैसी रोनी बना रखी है जी, कुछ खराब है क्या? मधु, जो इस बीच पलंग से उतर आई है, हंसने का प्रयास करते हुए, सूखा जाड़ा पड़ रहा है, जुकाम है मुझे 3-4 दिन से। वसंत, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। सेहत सेहत सेहत, दुनिया में जो कुछ है सेहत है। जीवन में तुम्हारी ये सफाई और सुगढ़ता, ये नज़ाकतें इतना काम न देगी जितना सेहत। यदि यही ठीक नहीं रहती तो ये सब किस काम की, और अगर ठीक है तो फिर इनकी कोई ज़रूरत नहीं। अपने कथन की बारीकी का स्वयं ही आनंद लेता है, और फिर जैसे उसने पहली बार कमरे को अच्छी तरह देखा हो, अरे यह काया पलट कैसी, यह पलंग ड्राइंग रूम में कैसे आ गया, और यह ट्रे और प्याले? मधु कहती है, मैंने पलंग इधर ही बिछा दिया है कि आप और आपके मित्रों को जरा भी कष्ट न हो। मज़े से लिहाफ लेकर बैठिए, टेलीफोन आपके सिरहाने रहेगा। वसंत उल्लास से, वाह, मैं कहता हूँ तुम बेहद अच्छी हो। मधु,
मैं स्वयं अपनी सहेलियों के साथ इसी लिहाफ में बैठी रही हूँ। वसंत कहता है, आश्चर्य मिश्रित उल्लास से सच। मधु कहता ही है, उसकी और प्रशंसा की इच्छुक प्यार भरी दृष्टि से देखते हुए, और चाय भी हमने यहीं पी है। वसंत कहता है प्रसन्नता से, वाह। मैं कहता हूँ, अब तुम जीवन का रहस्य समझ पाई हो। जीवन का भेद बाह्य तड़क भड़क में नहीं, अंतर की दृढ़ता में है। यदि हमारी प्रतिरोध शक्ति, हमारी पावर ऑफ रेसिस्टेंस कायम है। मधु, चाय भी अब आप यहीं पिया कीजिए क्या, अपने नर्म नर्म बिस्तर पर। वसंत अत्यधिक उल्लास से, वाह वाह। अब इसी बात पर तुम मंगला से कहो कि मेरे लिए चाय का पानी रखे। मधु, अब तो आप नाराज़ नहीं। वसंत आश्चर्य से, नाराज़? मधु, आप इतने दिनों तक मन में गुस्सा रख सकते हैं, यह मैंने स्वप्न में भी न सोचा था। वसंत और भी आश्चर्य से, गुस्सा? मधु कहती है, 2 महीने से आपने ढंग से पत्र तक नहीं लिखा। वसंत, पर मैंने। मधु, पत्र लिखे थे जी, मैं कुशल से हूँ, अपने कुशल का पता देना, इसे पत्र लिखना कहते होंगे। वसंत जोर से कहा लगाता है, तो तुम इसका कारण यह समझती हो कि मैं तुझसे या तुमसे नाराज़ हूँ? पगली, तुमसे भी कभी कोई नाराज़ हो सकता है। मधु, पर 2 पंक्तियाँ। वसंत, 2 पंक्तियाँ लिखने का भी अवकाश मिल गया, तुम इसी को बहुत समझो। मधु, अच्छा, आप जाकर हाथ मुँह धो लीजिए, मैं चाय तैयार करती हूँ। वसंत, मैं कहता हूँ, तुम कितनी अच्छी हो। मधु मुस्कुराते हुए, अच्छा चलिए, पहले हाथ मुँह धोकर कपड़े बदलिए। वसंत, यह फिर तुमने कपड़े बदलने की रट लगाई? पक को रट कहते हैं। मधु, क्यों कपड़े न बदलिएगा, एक और रात एक दिन गाड़ी में सफ़र करके आए हैं, मार्ग की धूल सारे शरीर पर पड़ी हुई है। चलिए जल्दी हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलिए, मैं इतने में चाय तैयार करती हूँ। वसंत को स्नान गृह के दरवाजे की ओर धकेल देती है और नौकरानी को आवाज़ देती है, मंगला मंगला। मंगला दूसरे कमरे के दरवाजे से झांकती है, जी बीबी जी। मधु कहती है, सामान रख लिया या नहीं? मंगला, जी बीबी जी। मधु, यह ट्रे और प्यालियाँ उठा, पानी तो चाय का ठंडा हो गया होगा। बाबूजी उधर हाथ मुंह धोने गए हैं, मैं और पानी रखती हूँ। इतने में यह पानी फेंक कर चायदानी और प्यालियाँ अच्छी तरह धो डाली। मंगला ट्रे आदि उठाकर जाती है, एक चमचा गिर जाता है। मधु कुछ तीखे स्वर में, यह चमचा फिर फर्श पर गिरा दिया तूने। 20 बार कहा है कि चमचा न गिराया कर फर्श पर, चिपचिप होने लगती है। अब ट्रे बाहर रखकर इस जगह को गीले कपड़े से धो डाल। वसंत स्नान गृह से, अरे भाई साबुन कहाँ है? मधु, ध्यान से देखिए, वहीं तख्ती पर पड़ा है। वसंत कहता है, वहीं से। और तौलिया? मधु, हाथ मुंह धो आइए और इधर कमरे में सूखा नया तौलिया लेकर पहुँच लीजिए। मंगला कपड़े का टुकड़ा भिगो कर लाती है और चुपचाप फर्श साफ करने लगती है। तू फर्श साफ करके चायदानी और प्यालियाँ धो डाल और मैं पानी रखती हूँ चाय का। रसोई दरवाजे से चली जाती है। कुछ क्षण तक मंगला चुपचाप फर्श साफ किए जाती है। फिर वसंत हाथ मुंह धोकर कुर्ते की आस्तीन में चढ़ाए गुनगुनाता हुआ आता है, हिंडोला कैसे झूलूं मेरा जिया डोले रे, मैं झूला कैसे झूलूं मेरा जिया डोले रे। और अपने ध्यान में मग्न कुर्सी की पीठ पर पड़े उस तौलिए से मुंह पहुँचने लगता है जिससे सुरो और चिंती हाथ मुंह पहुँचकर गई है। मधु रसोई खाने से, यह केतली कैसी बना रखी है मंगला तूने, मनो तो मैल जमी हुई है पैंदे में। तुझे कभी बर्तन न साफ करने आएंगे मंगला, कितनी बार कहा है कि सफाई का। अचानक वसंत को सुरो वाले तौलिए से मुंह पहुँचते हुए देखकर लगभग चीखते हुए, ये सूखा नया तौलिया लिया है आपने? मैं पूछती हूँ, आप सूखे और गीले तौलिए में भी तमीज़ नहीं कर सकते? अभी तो सुरो और चिंती चाय पीकर इस तौलिए से हाथ पहुँच कर गई है। वसंत घबराकर, परंतु नया। मधु, नया तौलिया उधर कमरे में टंगा है। वसंत, ओह ये कमबख्त तौलिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहता, वास्तव में मैं दोनों तौलिए साफ़ हैं मुझे। मधु जी साफ़ है, ज़रा आँख खोल कर देखिए, गीले और सूखे। वसंत, मैंने ऐनक उतार रखी है और ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया की सियानी हंसी हंसता है। मधु फिर कहती है, जी आपकी दुनिया?
जाने आप किस दुनिया में रहते हैं। अब तो ऐनक नहीं, ऐनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है। मुंह फुलाकर धम से कोच में धंस जाती है। वसंत, यह तुमने फिर मुंह लटका लिया, नाराज हो गई हो क्या? मधु व्यंग्य से हंसकर, नहीं, मैं नाराज नहीं। वसंत चिल्लाकर, तुम्हारा ख्याल है मैं इतना मूर्ख हूँ जो यह भी नहीं पहचान सकता? और फिर पर्दा गिरता है। इस एकांकी के अंतर्गत लेखक ने बताया है कि मधु और वसंत जो है उनकी जो तकरार है वो किससे, तौलिए से ही लेकर शुरू हुई है। और जब अंत में मधु अपने आप को बदल लेती है, जब वसंत बनारस चला जाता है, उसके बाद जब वह वापस आता है तो भी उनकी तकरार का जो कारण है वो तौलिया ही होता है। तो इसके अंतर्गत इस एकांकी में लेखक ने परिवार में शिष्टाचार, सभ्यता, अभिरुचि आदि को लेकर पनपने वाले द्वंद्व का चित्रण किया है। और पहले पार्ट में भी मैंने बताया था कि सर्वप्रथम लेखक ने सफाई की सनक के बारे में, फिर मधु व वसंत की तकरार के बारे में, फिर जब वसंत वहाँ से चला जाता है तो मधु के व्यवहार के बारे में, और जब वसंत जो है वो मधु के पास लौट कर आता है तो फिर मधु की सनक के बारे में। और इस प्रकार पर्दा गिरता है। आज हमने उपेंद्र नाथ अश्क की जो एकांकी है तौलिया, उसका 2 भागों में अध्ययन किया है। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, और जब आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, एक एक लाइन, एक एक पंक्ति को समझेंगे, तो आप इनके प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो अपने आप सही तरीके से लिख पाएंगे। कल हम अपने नए वीडियो के साथ, जो कि सृजन का अध्याय 16 है, ममता जयशंकर प्रसाद की एक कहानी है, उसके साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।